हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस पर। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सूरजी अंजन की संधि। सूरजी अंजन की संधि। सभी को पता है ये कब हुई थी? सूरजी अंजन की संधि कब हुई थी बेटा? 1803 में हुई थी। ठीक है? और ये किस-किस के मध्य हुई थी? मराठा और किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य। ठीक है। और किस कारण से हुई थी? ये हुआ था द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान, जो कि 1803 से 1805 में हुआ था। उस युद्ध के दौरान ये संधि हुई थी। इस संधि ये जो संधि है इसमें आपने नाम सुना मराठा। मराठा का कौन सा जो मराठा के ये मुखिया कौन थे? महादजी सिंधिया। कौन थे बेटा? महादजी सिंधिया। ठीक है, इनके और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। आपके दिमाग में भी ये कभी आता होगा कि भाई मराठा, हरियाणा में मराठा का क्या काम, ये यहाँ कैसे आ गए? ठीक है, कि भी ये संधि मराठा के मध्य हुई और जो इसमें हरियाणा है वो उसका क्या अधिकार था कि वो हरियाणा को दे दे, क्योंकि जब कोई मराठा तो कहाँ के थे? साउथ साइड के थे, महाराष्ट्र साइड के ही थे ना मराठा। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी बारे में बता रही हूँ कि ये जो मराठा थे इनका हरियाणा में किस प्रकार से इनका अस्तित्व था, ये क्यों आए थे, ठीक है, और इस संधि से इनका क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए ये जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मैंने आपको हर बार ये बताया है कि जब भी किसी शासक की मृत्यु होती है या फिर कोई शासक हार जाता है तो वहां जो आसपास का जो उसके नियंत्रण क्षेत्र है वहां पर व्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, जो शासन व्यवस्था है वो चरमरा जाती है, छोटे छोटे सरदार खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था अव्यवस्थित होने के कारण, संभल नहीं पाने के कारण, या फिर जो उत्तरदायित्व जिसको दिया जाए उससे नहीं संभलने के कारण जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। ठीक है बेटा, तो यही हुआ यहाँ भी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके उत्तराधिकारी भी काम के नहीं निकले। ठीक है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे शासकों ने अपना जो आधिपत्य है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे शासक भी बढ़ते चले गए, अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे थे वो। ठीक है, तो ऐसे में मराठा सरदार जो थे वो यहाँ पर उनकी एंट्री होती है और वो धीरे धीरे दिल्ली तक भी पहुंच जाते हैं। अपना जो क्षेत्र है उसको विस्तृत करते हुए लड़ाई करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लूट मार करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो दिल्ली तक आ जाते हैं। दिल्ली में भी जो शासक था उस समय, उस दौरान बहुत छोटे छोटे जो क्षेत्र थे अपने हरियाणा के, उन क्षेत्रों पर भी बहुत से जो वहाँ के मुखिया थे उन्होंने अधिकार कर लिया था। इनमें से प्रमुख मैं आपको बता देती हूँ। फर्रुख नगर में फौजदार खां, बल्लभगढ़ में गोपाल सिंह, रेवाड़ी में राव नंदराम, हिसार में सहदाद खां और कुंजपुरा में जोबल खां। इस प्रकार से बहुत से छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उनके सरदार उठ खड़े हुए। इसके अतिरिक्त जो रोहतक है, पानीपत है, करनाल है, उन लोगों ने भी जो मुगलों का जो शासन था उसकी जो भी बातें थी या उनका उनके अधीन नाम मात्र के रह गए थे वो क्षेत्र भी। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में होता है मराठों का आगमन। मराठे मुगल बादशाह को पद से हटा देते हैं और पद पर किसको नियुक्त करते हैं? आलमगीर को बादशाह नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, आलमगीर जो है वो बादशाह बनने के बाद मराठों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, और जब किसी व्यक्ति के थ्रू यदि वो शासक बना है तो उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो क्या करेगा? भाई कोई क्षेत्र उसको दे देगा, या तो फिर कोई क्षेत्र नहीं देगा तो उसको कुछ धनराशि दे देगा। ठीक है, इसी तरह से आलमगीर ने किया। उसने क्या किया कि मराठों को कुरुक्षेत्र दे दिया कि कुरुक्षेत्र जो है वो आप अपने अधीन कीजिए। कुरुक्षेत्र का जो जितना भी वो कर आता था, जो भी उसका उसे आय प्राप्त होती थी, वो सभी किसको दी गई? मराठा को दी गई। मराठों को ये पसंद नहीं लगा, मतलब उनको सही नहीं लगा ये।
तो ये बात है 25 अक्टूबर 1754 की। 1754 में उसको कुरुक्षेत्र को दिया गया मराठों को। मराठे इससे संतुष्ट नहीं थे, और लेकिन इसी दौरान मराठों को, क्योंकि उनके जो जहां से वो आए थे वहां पर विद्रोह शुरू हो गया था, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। अब इसी दौरान वो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, वो आ जाता है। अब उसने क्या किया कि दिल्ली पर शासन स्थापित करने के लिए वो पंजाब क्षेत्र को जीतता हुआ कहाँ तक, दिल्ली तक आ जाता है, और 1757 में दिल्ली पहुंचता है वो। उसका उद्देश्य जो था वो ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पर रुकेगा या शासन करेगा। अहमद शाह अब्दाली वो क्या करता है, अपना एजेंट के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता है कि भाई दिल्ली का जो शासन है वो आप संभालिए, और उस व्यक्ति का नाम है नजीबुद्दौला। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा, नजीबुद्दौला है। अब्दाली जो है वो उसको नियुक्त करके और वापस कहाँ चला जाता है, काबुल चला जाता है। मराठे फिर दिल्ली की ओर रुख करते हैं, क्योंकि अब्दाली तो चला गया था, ठीक है, और वहां का दक्षिण का विद्रोह भी शांत हो गया। तो वो दोबारा से दिल्ली की तरफ आते हैं, जब जो ये शासक जिसको बना के गया था नजीबुद्दौला को, उसको पता चलता है, तो वो डर के मारे वहां से, मराठों के डर से उस स्थान को छोड़ देता है और भाग जाता है। इस प्रकार मराठे वापस से दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये मराठे वहां दिल्ली पर अधिकार करते हैं, अहमद शाह अब्दाली को पता चलता है, तो ये फिर से दिल्ली की ओर कूच करता है और मराठों के साथ हो जाता है इसका युद्ध। ठीक है, तो मराठों के साथ इसका युद्ध होता है, वो कब होता है बेटा, 1761 में। किसके साथ युद्ध होता है, अहमद शाह अब्दाली। देखिए, अगर किसी चीज को, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को तो बेटा, इतिहास को तो हम स्टोरीज की तरह लेके चलेंगे तब बात बनेगी। अब यदि मैं आपको सीधे मुगल शासन के बाद 1803 की सुरजी अंजन संधि में आपको बता देती हूँ, तो बीच का पूरा जो है छूट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने शुरू से अब तक धीरे धीरे सभी समय को साथ लेते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये है कि जब 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो समय था, वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, यही मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1757 में वापस आ जाता है। 1757 में आता है, वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और अपना उत्तराधिकारी किसको बना देता है, नजीबुद्दौला को बना देता है। ठीक है, लेकिन जब मराठे दक्षिण से वापस आते हैं तो नजीबुद्दौला भाग जाता है। अहमद शाह अब्दाली को जब इस बात का पता चलता है कि मराठों ने दोबारा वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया है, तो अब्दाली वहां अपने जहां पर वो रह रहा था वहां से वापस आता है। ठीक है, और वापस आने के बाद मराठों के साथ संघर्ष होता है इसका, और ये युद्ध होता है 1761 का युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध है ये, तीसरा युद्ध। ठीक है, किस किस के मध्य होता है, कब होता है, 1761 ईस्वी में होता है। ठीक है, किसके मध्य होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य क्यों होता है, क्योंकि नजीबुद्दौला भाग जाता है और मराठे दोबारा से दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये युद्ध जरूरी हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली, अब यहाँ पे जो मराठे हैं, आपने ये जाटों का भी उदय आपने ये अपने हरियाणा में ही हुआ था। इसमें एक महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो है सूरजमल। ठीक है, इसने इन मराठों का साथ देने का बहुत प्रयास किया। मराठों के लिए सूरजमल ने यह भी कहा था कि आप जो गुरिल्ला पद्धति है उसको इस युद्ध में अपनाएंगे तो हो सकता है कि आप अब्दाली को हरा सकें। ठीक है, लेकिन मराठों ने इसकी बात को नहीं सुना और हार किसकी हुई, मराठों की हार हो गई। कौन हार गया बेटा, मराठे हार गए। क्यों हार गए, क्योंकि एक तो इनकी रसद सामग्री अब्दाली ने बंद कर दी थी। ठीक है, और दूसरा इनको जो है युद्ध का जो पद्धति इसने बताई थी सूरजमल के अनुसार ये चले भी नहीं। इसने ये भी कहा था कि आप युद्ध करने से पहले अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाएं, ये भी इसकी बात नहीं सुनी गई यहाँ भी। ठीक है, तो सूरजमल ने जब सोचा कि जब मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही है तो फिर इसका क्या काम, सूरजमल इस युद्ध से अलग हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध को छोड़कर ये
चला जाता है। तो हार जाते हैं कौन? मराठे हार जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक ये है। इसके बाद देखिए 1761 के बाद जब मराठे हार जाते हैं तो अहमद शाह अब्दाली दोबारा से नजीबुद्दौला को ही अपना उत्तराधिकारी बनाता है। नजीबुद्दौला, ठीक है, एजेंट के रूप में काम करता है ये। ठीक है, शासक के रूप में नहीं, अब अहमद शाह अब्दाली के एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 1770 को इसकी मृत्यु हो जाती है, नजीबुद्दौला की। अब वही बात है, इसकी मृत्यु हो गई तो फिर अव्यवस्था फैल गई। अब इसका लाभ किसने उठाया? मराठों को पता चल गया कि भाई ये तो मर गया। ठीक है, अब वो मराठा फिर से दिल्ली में एंट्री करते हैं। ठीक है, दिल्ली में जब वो आते हैं सत्ता पाने के लिए, दिल्ली की ओर मराठे पुनः कूच करते हैं। तो उस समय में तत्कालिक बादशाह था शाह आलम। 1770 के आसपास तत्कालीन बादशाह, मतलब वैसे वो शासक था नहीं, लेकिन क्योंकि मुगलों का क्रम चला आ रहा था तो उस समय में वो बादशाह कौन सा था? शाह आलम था, शाह आलम। अब ये जो शाह आलम है ये अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहा था। कहाँ रह रहा था बेटा? अंग्रेजों के संरक्षण में। ठीक है, और इलाहाबाद में रह रहा था, यहां पर था भी नहीं ये। कहां पर? इलाहाबाद में। अब मराठों को पता चला कि भाई बिना मुगल शासक शाह आलम के को साथ मिलाए बगैर हम शासन यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया? शाह आलम का साथ लेकर मराठे दोबारा से दिल्ली पर शासन करने लगे। ठीक है, दिल्ली पर ये फिर से शासन करने लगे, लेकिन इनका शासन अधिक समय तक नहीं चल पाया। और यहां पर किसने अधिकार कर लिया अपना? क्योंकि ये शाह आलम था, ये मराठों की मदद से 1772 में दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन जो शासन है वो कौन चला रहे होते हैं? मराठे चला रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मराठे इसको लेके आए थे। अंग्रेजों ने इसको ये कहा था कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारा जो बादशाह की पदवी है वो पूरी दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें दिल्ली का शासक बादशाह बना दूंगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से काम करेंगे और आपको हमारे इस प्रकार से शाह आलम ने इसका अंग्रेजों का संरक्षण ले रखा था। लेकिन जब उसको पता चला कि मराठे सहयोग कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इनका भी साथ दे दूं, तो उसने क्या किया? अंग्रेजों को छोड़कर मराठों के साथ आ मिला शाह आलम। ठीक है, और यहाँ पर ये शासक बनता है 1772 में। 1772 में जब ये शासक बनता है तो एक और व्यक्ति है मिर्जा नजफ। ये जो व्यक्ति है ये धीरे धीरे, इसको यहां मैं लिख देती हूं बेटा, 1772 में शासक कौन बनता है दिल्ली का? शाह आलम। अब ये शाह आलम जो था नामचारे का ही था, इसकी कोई मतलब वो नहीं थी, इसको ना तो कोई पूछता था। ठीक है, केवल ये था कि भाई नाम का ये शासक है, बादशाह है। सारे जो काम थे वो कौन करता था? मराठों, क्योंकि इसने खुद अधिकार दिया था मराठों को कि वहां पर शासन करने के लिए। इसके बाद जो मिर्जा नजफ है, मिर्जा नजफ, ये हरियाणा और दिल्ली दोनों स्थानों पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, और ये 1782 तक अपना अधिकार उसी वहीं पर रहता है। ठीक है, 1782 तक। 1772 में शाह आलम था और 1782 तक, यानी इस दौरान बीच में कौन आ जाता है? मिर्जा नजफ आ जाता है। और 1782 में जब मिर्जा नजफ की मृत्यु होती है, मिर्जा नजफ, इसकी मृत्यु हो जाती है बेटा 1782 में। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद मराठे जो चले गए थे ना दक्षिण में, वो फिर से आते हैं दिल्ली पर एक बार फिर अधिकार करने के लिए। किसके कहने पर आते हैं? मराठे फिर आ जाते हैं एक बार दिल्ली पर अधिकार करने के लिए। किसके कहने पे?
शाह आलम के कहने पर। शाह आलम किसको निमंत्रण भेजता है कि भाई आ जाओ, अब जो है कोई भी इस समय दिल्ली पर शासन करने योग्य नहीं है। तो किसको भेजते हैं? महादजी सिंधिया। ये दौलत राव सिंधिया है शायद बेटा यहाँ पे, इन्हीं के बेटे थे ये, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, तो यहाँ ये इनको बुलाते हैं शासन करने के लिए। शाह आलम मराठों को फिर से बुलाता है शासन करने के लिए, और ये किसको बुलाता है? महादजी सिंधिया को बुलाता है, जो किसका पिता है? दौलत राव सिंधिया का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा पर पुनः किसका शासन हो जाता है? मराठों का। ये मराठों का शासन चलता है आगे तक। ठीक है, और जो 1803 की जो सुरजी अंजन संधि है वो यही इसीलिए शुरू होती है क्योंकि वहां उस दौरान मराठे कहाँ पर अधिकृत था, कहाँ अधिकार था उनका? हरियाणा पे था। ठीक है, तो ये जो शाह आलम के कहने पर जो मराठे आते हैं उन तक चलता है। ठीक है, इसी उसमें ये संधि होती है सुरजी अंजन गांव की संधि। कब होती है? 1803 में होती है। किसके मध्य होती है? दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य इसीलिए होती है ये संधि 30 दिसंबर सन और लिख लेना बेटा, ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ठीक है, तो आप बता दोगे किसके मध्य हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। ठीक है, अब ये जो सुरजी अंजन गांव की जो संधि है ये किस किस के मध्य हुई थी? मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अच्छा, किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, और मराठा कौन थे? दौलत राव सिंधिया थे उस समय में। ठीक है, यदि सन पूछा जाए और मंथ पूछा जाए तो वो भी आप इजीली आप बता सकते हो, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो संधि है बेटा ये महाराष्ट्र के अंजन गांव में हुई थी। ठीक है, ये दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों के मध्य हुई, और इस संधि का परिणाम क्या रहा? इस संधि के परिणाम स्वरूप गंगा जमुना दोआब, दोआब क्या होती है? दो नदियों का संगम। ठीक है, तो गंगा जमुना दोआब और हरियाणा दिल्ली आगरा का क्षेत्र, ये जो सभी क्षेत्र थे वो सुरजी अंजन गांव की संधि के अंतर्गत किसको दे दिए गए थे? अंग्रेजों को दे दिए गए थे। ठीक है, इस संधि के बाद जो 1803 की जो संधि हुई थी, इस संधि के बाद हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, और इसने पहले तो इसको बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया और उसके बाद इसको क्या किया? उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थानांतरित कर दिया। ये और एक बार देख लीजिए कि पहले तो हरियाणा जो है, जब ये 1803 की संधि होती है उसमें अंग्रेजों ने क्या किया? पहले हरियाणा किसका भाग था? बंगाल प्रेसिडेंसी का। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यानी उत्तर प्रदेश, उस क्षेत्र के अंतर्गत इसको दे दिया। ठीक है, और जब 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान ही कर दिया, उसके बाद इसको 1857 की क्रांति के बाद क्या किया? पंजाब का भाग बना दिया गया। पंजाब क्षेत्र में इसको, क्षेत्र में हरियाणा को शामिल कर दिया गया। ठीक है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में था, फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आया और फिर पंजाब क्षेत्र में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये जो बात है पंजाब क्षेत्र में स्थानांतरित करने की, ये मैं अगली क्लास में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, ये अब यहीं तक था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसको स्थानांतरित कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास आपकी होगी जो ये 1803 के बाद का जो समय था वो, और प्लस 1858 की जो क्रांति और ये किस प्रकार से हरियाणा आगे बढ़ा, वो सब होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना बेटा। ठीक है, आप जो लाइक और सब्सक्राइब करोगे उससे मुझे भी तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मैं और ज़्यादा आपके लिए जो मैटर है वो और ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।